अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। आप सबको पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक। वाशिंगटन के पाकिस्तानी सफारत खाने में आपको लिए चलेंगे कुछ ही लम्हों में जहाँ जश्न आज़ादी के लिए तैयारियाँ जारी हैं। इसके अलावा आज के खुसूसी शो में क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। बड़े सगीर की तकसीम के 70 साल जख्म भरे या नहीं? अमेरिका से पाकिस्तान तक यौम आज़ादी की अहमियत। और जो वाक़या थी ना, जो सारी जिंदगी भूलना नहीं, और अगे मेरा ख्याल है मरने तो बाद भी सानू नहीं भूलना होगा। और अमेरिका के पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी नौजवानों के लिए आज का दिन क्या मानी रखता है? पाकिस्तान का जो हिस्ट्री में जब मैं सोचता हूँ, मेरे दादी और दादा का याद आता है। उनका कहानी जो है वो इंडिया से पाकिस्तान मूव हुए थे 1947 में। पाकिस्तान की आज़ादी के 70 साल मुकम्मल होने का संग मील मुल्क के अंदर और बाहर जोश खरोश से मनाया जा रहा है, लेकिन आज का दिन एक ऐसा दिन है जिस पे बहुत से सवालों पे भी गौर किया जा रहा है। मसलन पाकिस्तान की माशी सूरत हाल कैसी है, खारजा उमूर किस नहज पे खड़े हैं, पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात किस मकाम पर हैं। इन सभी सवालों में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमरीका में भी गौर किया जा रहा है। और मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलेंगे कैपिटल हिल पर नदीम याकूब के पास। नदीम, पाकिस्तान की आज़ादी के 70 सालों के कौन से ऐसे अहम पहलू हैं जिन पर वाशिंगटन में इस वक्त बात की जा रही है? सारा पाकिस्तान के मारूजी हालात को देखकर अक्सर ये सवाल किया जाता है कि पिछले 7 अशरों के दौरान पाकिस्तान में जमहूरियत और रियासती इदारे मजबूत हुए हैं, और ये कि पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल क्या हैं। यहाँ वाशिंगटन में यही सवालात रखे मैंने कुछ तजियाकारों के सामने। आइए देखते हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ी सियासी तब्दीली आती है, फौजी और सिविलियन क़यादत के दरमियान ताकत के तवाज़ुन के बारे में सवालात उठाए जाते हैं। साबिक अमरीकी सफ़ीर रॉबिन रफ़ाइल कहती हैं कि पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा कभी सिविलियन हुकूमतें नहीं रहीं, लेकिन रियासती इदारे पहले के मुकाबले में अब कदरे मुस्तहकम हैं। ये तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान में फ़ौज सबसे मजबूत इदारा है और रहा है, मगर मैंने पिछले 1-2 अशरों में देखा है कि फ़ौज और सिविलियन क़यादत के ताल्लुकात में तवाज़ुन आ गया है। मेरा ख्याल है कि मुल्क के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ जंग इसकी बड़ी वजह है, और दूसरा क़यादत की मुंतकिली में तसलसल है। मेरा ख्याल है कि सिविलियंस थोड़ा सा हावी होने में कामयाब हुए हैं और फ़ौज इससे नाखुश नहीं। पाकिस्तान के साबिक सफारतकार और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जनूबी एशियाई अमूर के प्रोफेसर तौकीर हुसैन समझते हैं कि फ़ौजी और सिविलियन क़यादत ने अवाम के लिए नहीं बल्कि अपने इदारों के मफादात के लिए काम किया है। दोनों मिलिट्री कहें या पॉलिटिशियंस कहें, दोनों इतने ज़्यादा क्या कहते हैं ना, पीपल ओरिएंटेड इनकी पॉलिसीज़ नहीं है। अपने इंस्टीट्यूशंस का ख्याल ज़्यादा करते हैं बजाय इसके कि लोगों का ख्याल करें। तो इसलिए लोगों की डिसकंटेंट भी है, डिससेटिस्फेक्शन भी है। कई अशरों से जनूबी एशियाई अमूर पर काम करने वाले अमरीकी मुसन्निफ और तज्ज़ियाकार मार्विन वाइनबॉम इंतहा पसंदी को पाकिस्तान की बका के लिए बड़ा चैलेंज करार देते हैं। पाकिस्तान को आज बिलखुसूस जो चैलेंज दरपेश है वो इंतहा पसंदी है। सिविलियन और फौजी क़यादत को ये तस्लीम करने में कुछ वक्त लगा कि मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उन्होंने इसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाने में कुछ गलती की है। फिर एक झटके के साथ उन्हें ये एहसास हुआ कि ये शिद्दत पसंद ग्रुप अब पाकिस्तान के आईनी और जमहूरी निज़ाम के लिए कितना बड़ा खतरा है। प्रोफेसर तौकीर भारत से भी पहले अफगानिस्तान से ताल्लुकात को पाकिस्तान का अहम मसला करार देते हैं और मईशत और गैर मुल्की कर्जों को पाकिस्तान का बड़ा मसला समझते हैं। एक वक्त था कि अफगानिस्तान जो था ना, एक 75% फॉरेन पॉलिसी इशू था, 25% डोमेस्टिक। अब ये 75 डोमेस्टिक हो गया, 25 फॉरेन पॉलिसी हो गया है। तो इकॉनमी में आपका डेट देखें कितना डेंजरस लेवल तक पहुंच गया है। एक्सपोर्ट्स भी डिक्लाइन कर रही हैं, रिजर्व्स भी अंडर प्रेशर हैं क्योंकि आपके लोन रीपेमेंट्स हैं। तजियाकारों का कहना है कि गुज़श्ता चंद दहाइयों में पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी और मीडिया ने जितनी तरक्की की है, उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तानी अवाम का आने वाला कल उनके गुजरे हुए कल से बेहतर होगा।
सारा वाशिंगटन के लिए पाकिस्तान एक अहम मुल्क है जिसके ताल्लुकात की पेचीदगी अपनी जगह, मगर तजियाकारों की नज़र में पाकिस्तान को कुछ ऐसे अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है जिनका हल ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। जी नदीम याकूब हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम। You start to think about what was it like over there. You start to dream about it. I still dream about it. And when I'm talking to you, the picture of my village is moving in my head. और अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर एजाज़ अहमद चौधरी पाकिस्तान को माजी और हाल के आईने से कैसे देखते हैं और उनके लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना क्या मानी रखता है, इस बारे में मैंने उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं। मैं एक दफ़ा इक्वाडोर जा रहा था। अब वो एक लातीनी अमेरिका में ऐसा मुल्क है जहाँ भी हमारा सफारत खाना भी नहीं है, तो मैंने एक जगह एक कैफ़े लाहौर देखा, तो मैं कहा कि यहाँ पे कहाँ आबाद है, और वाकई वो एक लाहौर के नाम से एक कैफ़े आबाद था। हमारे एक पाकिस्तानी कोई पहुँचा हुआ था वहाँ पे। हमारे लोग कहाँ नहीं गए, जापान से लेकर अर्जेंटीना तक हर जगह पाकिस्तानी पहुँचे हैं। पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी एक बहुत बड़ा एजाज़ है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। हर पाकिस्तानी जो बाहर बसता है वो पाकिस्तान का सफ़ीर है। हमारा किरदार है और कौल है वो सब का सब जो है वो ऐसे होना चाहिए कि लोगों को ये महसूस हो कि वाकई पाकिस्तान जो है तमाम बैनुल-अक़वामी दुनिया में अपना एक ऊंचा मकाम हासिल करना चाहता है। मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ आज पाकिस्तान खड़ा है पिछले 70 साल में, उसको अगर मुवाजना किया जाए 1947 के हवाले से, तो यकीनन ये एक मजबूत और तवाना पाकिस्तान है। पानी नहीं था हमारी बस्तियों में, लोग पागलों की तरह बाल्टियाँ लिए हुए इधर उधर से पानी लाते थे, लेकिन कोई शख्स ये नहीं कहता था कि पाकिस्तान क्यों बनाया, पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए था। वो तक़सीम हिंद के मौके पर होने वाली पुरतशद्दुद हिजरत के दौरान हज़ारों लाखों जानें ज़ाया हुई। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस तक़सीम के वाक़यात को अपनी आंखों से देखा था। उन्हीं में शामिल है मोहम्मद हुसैन, जिन्होंने अपने लड़कपन में भारत से पाकिस्तान हिजरत की, और मुसन्निफ़ अहमद इकबाल, जो तक़सीम हिंद के अज़ियतनाक वाक़यात के ऐनी शाहिदों में से एक हैं। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदा नासिर महमूद ने उनसे उनकी यादों के हवाले से बातचीत की। आइए देखते हैं। 70 साल कबल बर्रे सगीर में दुनिया के नक्शे पर दो आज़ाद रियासतें उभरीं, पाकिस्तान और भारत। लेकिन तक़सीम के जिस फार्मूले के तहत ये मुल्क तख्लीक हुए, वो आग और खून से इबारत इंसानी तारीख की बड़ी हिजरतों में से एक का बाइस बना। भारतीय इलाकों में मौजूद मुसलमानों और पाकिस्तानी हिस्से में नस्लों से आबाद गैर मुस्लिमों में से अक्सरियत को अपना घर बार छोड़कर नई ममलिकत में नई जिंदगी की तलाश में निकलना पड़ा। 1947 में मोहम्मद हुसैन की उम्र लगभग 12 साल थी और वो भारत में शामिल होने वाले जिला होशियारपुर से अपने खानदान के साथ पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। लेकिन ये सफर कोई आम सफर नहीं था। गड्डी आ गई जी, पाकिस्तान जाना, गड्डी आ गई पाकिस्तान जाना। हुण गड्डी दे जनाब आके बैठ गए, कोई गड्डी दे हेठां बैठ गया, कोई उत्ते कोई बिच। तोबा मेरी तोबा, कोई उत्थे हशर देखा जी, बिचे बंदे मरे पे, बिचे बच्चे मरे पे, बिचे बंदे खड़े और इंज बंदे नाल बंदे। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਲਣਾ नहीं, और अगे मेरा ख्याल है मरन तो बाद भी सानू नहीं भुलना होगा। वो एडे अज़ियतनाक वक्त थी। ऐसे ही हालात व वाक़यात पाकिस्तान से भारत मुंतकिल होने वालों को भी दरपेश थे, जिसमें इंतकाम का जज्बा गालिब था। मुसन्निफ़ और अदीब अहमद इकबाल तक़सीम हिंद के वक्त 11 साल के थे। वो कहते हैं कि भारत जाने वालों को भी दिलदोज़ हालात का सामना रहा। मुसलमान जो थे वो उन्होंने सिखों को बिल्कुल अनअवेयर जा लिया, और सिख जो थे वो बड़ी कसीर तादाद में मारे भी गए और उनकी प्रॉपर्टी बहुत तबाह हुई। गढ़ी शाहू में मैं और मेरा छोटा भाई हम दुकान के थड़े पे खड़े थे, तो वहाँ पे जुलूस बन रहा था कि चलो सिखों की स्पेशल ट्रेन जा रही है मुहाजिरों की इंडिया, उस पर हमला करना है। तो ग़ालिबन शाहदरा से आगे कहीं हमला किया। वक्त की खासियत ये है कि वो रुकता नहीं। इन 70 बरसों में पाकिस्तान मुताद्दिद चैलेंजेस और बहरानों से गुजरकर वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रहा है।
क़याम पाकिस्तान के बाद जवान होने वाली चौथी नस्ल अपने मुल्क के बारे में खासी पुरुम्मीद और पुरअज़्म दिखाई देती है। हम बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे। 70 ईयर्स कंप्लीट करना कोई आसान काम नहीं है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि सोच पॉजिटिव रखें, हर बंदा अपना काम दयानतदारी से करे, ईमानदारी से करे, तो इंशाल्लाह तरक्की हो जाएगी। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। At the announcement of independence, we were all happy. But when we realized and underwent the consequences, it has been one big miserable story. पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी नौजवानों के लिए आज का दिन क्या मानी रखता है, ये हम आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में। बिल्कुल सारा, और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी अक़लियती कम्युनिटी कौन सी है और कैसे हालात से दोचार है? जवाब जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां इस मौजू पर एक तफसीली रिपोर्ट मौजूद है। और हफ्ते के रोज़ अमरीकी रियासत वर्जीनिया के शहर शार्लट्सविल में सफ़ेद फामों की बालादस्ती की हिमायत में एक रैली के दौरान हलाकतों ने नाजुक सूरत हाल पैदा कर रखी है। अब तक का राउंड अप आइए देखते हैं वर्ल्ड व्यू में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत वर्जीनिया के शहर शार्लट्सविल में सफेद फार्म कौम परस्तों की रैली और मुखालिफिन में तसादुम के बाद एक शख्स की तरफ से मुजाहिरीन पर गाड़ी चढ़ाने के वाक़ये को नफरत, तासुब और तशद्दुद पर मबनी करार दिया है, जबकि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल मैकमास्टर ने कहा है कि हजूम पर गाड़ी चढ़ाने वाला शख्स दहशतगर्द की तारीफ पर पूरा उतरता है। सदर ट्रंप को रियासत वर्जीनिया में एक खातून की हलाकत और 19 के जख्मी होने का बायस बनने वाले इस वाक़ये में सफेद फार्म नस्ल परस्तों की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत न करने पर तनकीद का सामना है। हजूम पर गाड़ी चढ़ाने वाले 20 साल ड्राइवर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात जारी हैं। सफेद फार्म कौम परस्तों की रैली अमरीकी खाना जंगी के कॉन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ली के मुजस्मे को हटाने के खिलाफ मुनक्किद की जा रही थी। वर्जीनिया के गवर्नर टेरी मैकाउलिफ ने वाक़ये के बाद रियासत में हंगामी हालत नाफिज कर दी थी और वाक़ये पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा था कि नियोनाजी जज्बात रखने वाले हम में से नहीं और न ही उनकी वर्जीनिया में कोई जगह है। पाकिस्तान के यौम आज़ादी से मुतल्लिक़ खुसूसी रिपोर्ट्स का सिलसिला आज के खुसूसी शो में जारी रहेगा। सारा पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट मुनव्वर सईद एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 60 की दहाई में भारत से पाकिस्तान आकर अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया था और अपनी पाकिस्तान हिजरत की कुछ यादें उन्होंने हमारे साथ बांटी। आइए देखते हैं। जो पीछे सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ कि जो रह गया वो मेरा वतन था अमरोहा, जहाँ मैं पैदा हुआ, और मेरे अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की खबरें वो वहीं रह गई। ज़ाहिर है वो साथ लेके नहीं आ सकते थे, तो उन्हें मैं मिस करता हूँ। अलीगढ़, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को बहुत मिस करता हूँ। उस वक्त जब पाकिस्तान बन गया तो वो किसी सूरत भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। तो मेरे वालिद ने ये फैसला किया कि नहीं भाई, हमें अब पाकिस्तान चला जाना चाहिए। हालांकि 47 में बना था पाकिस्तान, 1960 में हम आए, 13 साल वहाँ हम रहे, बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते थे। मेरे जो क्लास फेलोज थे उसमें सिख भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उनसे बहुत मोहब्बत और बड़ा खुलूस का जज्बा था। लेकिन फिर वही कहा मैंने कि जो ये शदीद सोच रखने वाले लोग थे, जो बदकिस्मती से आज मुझे अपने यहाँ मुसलमानों में भी नज़र आती है, उन्होंने इस हद तक परेशान कर दिया कि हमें मजबूरन फिर हिंदुस्तान को छोड़ के और उसी मुल्क में आना पड़ा कि जिस पे बहरहाल हमें आना था। और अब चलते हैं वाशिंगटन के पाकिस्तानी सफारत खाने में, जहां जश्न आज़ादी की तकरीब के लिए तैयारियां जारी हैं और हमारी नुमाइंदा सहर माजिद वहां मौजूद है। सहर, आज की तकरीब में क्या कुछ शामिल होगा? जी साकिब, वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी एम्बेसी में आज एक ख़ास तकरीब का एहतमाम किया है। इस तकरीब में परचम कुशाई की जाएगी और एम्बेसडर मेहमानों से खिताब करेंगे। इस तकरीब में पाकिस्तानी और अमेरिकन दोनों ही शिरकत करने वाले हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमरीका में 4 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिनमें से कुछ पाकिस्तानियों से हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि मुल्क की आज़ादी को 70 साल गुजर जाने के बाद वो पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
चाहे रेस्टोरेंट के मालिक हों या रेस्टोरेंट में काम करने वाले मुलाजिम, डॉक्टर हों या जमीन पर रहते हुए चांद सूरज सितारों से बातें करने वाले एस्ट्रोफिजिक्स के माहिर, पाकिस्तानी अमरीकी मुआशरे के हर शोबे में देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान की तख्लीक के 70 साल बाद इस मुल्क में अपनी जड़ें रखने वाले ये अमरीकी पाकिस्तान और इससे अपने ताल्लुक को किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ पाकिस्तान जब मैं 96 में आया था और आज का पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये है काजी मन्नान, जिन्होंने पाकिस्तान के एक कस्बे से आकर वाशिंगटन डीसी में एक रेस्टोरेंट खोला। उन्हें अपने रेस्टोरेंट के दरवाजे बेघर अफराद के लिए खुले रखने के दावे से मकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर बहुत मकबूलियत मिली। मैं समझता हूँ कि जब हम यहाँ पे हैं तो ये भी हमारा मुल्क है, क्योंकि यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, इसके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर और प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल राना ने न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, बल्कि वो अमेरिका में भी पिछली दहाइयों में आने वाली कई तब्दीलियों के शाहिद हैं। अगर आप ट्रंप के अल्फाज को सुने जब इन्होंने नवाज शरीफ को इलेक्ट होने के बाद फ़ोन किया कि पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री एंड पाकिस्तान हैज़ ग्रेट पीपल एंड ग्रेट लीडर्स, सो जो लोग मुसलमानों को नहीं जानते, जिन्होंने कभी पाकिस्तान को नहीं देखा, तो वो तो दे आर टोटली इग्नोरेंट, टू देम वी आर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। अमेरिका की आबादी का 0.8% हिस्सा पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 32% पाकिस्तानी इंतजामी ओहदों पर फाइज हैं। यूँ तो पाकिस्तानी अमेरिका की कई रियासतों में मुकीम है, लेकिन न्यूयॉर्क, टेक्सास और कैलिफोर्निया में इनकी अक्सरियत आबाद है। तलहा हुसैन पाकिस्तान की उस नौजवान नस्ल की नुमाइंदा हैं जो अमेरिका में अभी नई है। इसके बाद निज़ाम को ठीक करने लाना होगा, तालीम बेहतर करनी होगी, सेहत की सहूलियात को बेहतर करना होगा। नासा में एस्ट्रोफिजिक्स डिवीजन में एसोसिएट डायरेक्टर मंसूर अहमद उन तमाम पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए मिशल राह हैं जो इस शोबे में काम करना चाहते हैं। जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ के आया हूँ वो बहुत ही इम्प्रेसिव थी और मेरे ख्याल में आज भी है। वो थी पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी का स्कूल, PAF कॉलेज लोअर टोपा और सरगोदा। जब मैं यहाँ आया 70 में हाई स्कूल में, तो मैंने ये देखा कि मेरा जो मैथ और फिज़िक्स का स्टैंडर्ड था अमेरिकन के स्टूडेंट्स के लेवल से बहुत अच्छा था। वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, उनके साथ बात हुई, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो जब उनसे मुलाकात हुई और वहाँ जो मैंने देखा कि जो नॉलेज और ब्रिलियंस ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स, वो इनक्रेडिबल। अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद यहाँ साल 2000 से पहले मुंतकिल हुई थी। 2010 में अमेरिका में हुई मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों में 55% के पास कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। यहाँ रहने वाली पाकिस्तानी फैमिलीज़ की सालाना औसत आमदनी $62,000 से ज़्यादा है, जो अमेरिकन फैमिलीज़ के मुकाबले में $10,000 ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। जी साकिब। सहर माजिद हमारे साथ थी अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने से, और जहां आपसे कुछ ही देर में परचम कुशाई की एक खुसूसी तकरीब भी मुनक्किद होगी। थैंक यू सहर। मैं याद है कि उस वक्त क्या कुछ हुआ। हमारे अपने घर के 10-8 नफर बेचारे शहीद हो गए, बाकी घर के घर तबाह हो गए, हर जगह किसी को रहने की जगह नहीं थी। साकिब, आज का दिन पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले उन नौजवानों के लिए क्या मानी रखता है जिन्होंने अमेरिका में परवरिश पाई और तक़सीम हिंद की दास्तान अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं? इस बारे में आज नीलोफर मुगल हमारे लिए एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट लेकर आई हैं। नीलोफर, क्या राय है नौजवानों की आज के दिन के बारे में? जी सारा, आज का दिन उन बुज़ुर्गों के लिए तो अहमियत रखता ही है जिन्होंने 70 साल कबल आज़ादी की जदोजहद में हिस्सा लिया, लेकिन उनकी नई नस्ल जो यहाँ अमेरिका में रहती है उनके लिए आज़ादी की 70वीं सालगिरह क्या मायने रखती है और पाकिस्तान उनके लिए क्या मायने रखता है। इस बारे में हमने पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के कुछ नौजवानों से बात की। आइए देखते हैं। अमेरिका में पलने बढ़ने वाले पाकिस्तानी ख़ानदानों के नौजवानों के पाकिस्तान से ताल्लुक़ का एक हिस्सा तक़सीम हिंद पर मुश्तमिल वो यादें भी हैं जो उनके बुजुर्गों ने उनसे शेयर की हैं। पाकिस्तान का जो हिस्ट्री में जब मैं सोचता हूँ, मेरे दादी और दादा का याद आता है। उनका कहानी जो है वो इंडिया से पाकिस्तान मूव हुए थे 1947 में। अंकित जैन एक भारतीय अमरीकी हैं। उनके बहुत से दोस्त पाकिस्तानी हैं
وہ اپنے انداز میں اردو میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ بہت سی تکلیفوں کے بعد پاکستان اور بھارت اب آزاد ملک ہیں، لیکن بہت سے مسائل کو ابھی حل کرنا باقی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ سیپریشن سے کوئی بینیفٹ ملا پاکستان کو، پر انڈیپینڈنس ڈے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہے کہ دونوں کنٹریز انڈیپینڈنٹ ہیں اب، پر کافی چیزیں ہیں کہ دونوں کنٹریز میں بدل سکتے ہیں۔ انڈیپینڈنس اچھا ہے منانے کے لیے، پر بہت ساری چیزیں جو ابھی بھی اچھی ہو سکتی ہیں۔ کرینہ چودھری بنگلہ دیشی امریکی ہیں، وہ امریکہ میں پلی بڑی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ تینوں ملکوں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کی تاریخ بہت تکلیف دہ ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کو امن، محبت اور خوشی کا پیغام دینا چاہیے۔ میں نے اپنے بڑوں سے اس دور کے بارے میں سنا ہے جنہیں آپ سن کر غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں کبھی نہیں بھول سکتے، خاص طور پر جب اس طرح کا موقع آتا ہے تو آپ ضرور جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ان ملکوں میں کبھی تعلق تھا، اتحاد تھا۔ اس لیے ایسے موقعوں پر کوشش کرنی چاہیے کہ تاریخ بھلا کر متحد ہوں اور آگے بڑھا جائے۔ کرن پال جب 2 سال کی تھی تو وہ اپنے والدین کے ساتھ یہاں امریکہ آ گئیں۔ تاریخ سے ہٹ کر وہ ابھی بھی پاکستان سے اپنے تعلق کو مضبوط دیکھتی ہیں۔ میرے خاندان کے لوگ ابھی بھی وہاں پر ہیں، ان کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے۔ ہم یہاں بھی 14 اگست مناتے ہیں۔ کیان شیراز کے والدین لاہور سے یہاں امریکہ منتقل ہوئے۔ امریکی معاشرے کا حصہ ہونے کے باوجود وہ اپنی تاریخ اور ثقافت کو منفرد سمجھتے ہیں۔ میرے گرینڈ فادر جب بورن ہوئے تھے تو انڈیپینڈنس ایکچولی لڑا گیا تھا، تو جب وہ سٹوری بتاتے ہیں تو کافی بندے کو خوشی ہوتی ہے دیٹ پاکستانی اتنے اسٹرانگ تھے، دیٹ اتنی بڑی امپائر سے، برٹش امپائر سے وہ اپنا فریڈم لے سکے۔ اور سارا ان نوجوانوں سے مل کر پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان، بھارت یا بنگلہ دیش سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان ملکوں میں جو بھی آپس میں ان کے تعلقات ہوں یا جو بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے، اسے اپنی وہ ذاتی زندگی پر اور خاص طور پر ایک دوسرے سے اپنے تعلقات پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ اگر پاکستان نہ بنتا، پارٹیشن نہ ہوتی تو یہ ہماری حالت نہ ہوتی۔ ہم بہت ہی غربت اور پسماندگی میں رہتے، اس قسم کا گھر ہمیں نہ ملتا، اس قسم کی سہولتیں ہمیں نہ ملتی۔ سارا، ہم نے بہت سے نوجوانوں کی باتیں سنی اور آپ کل ہی پاکستان سے واپس آئی ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ نے پاکستان میں کیا ڈیفرنٹ دیکھا اس مرتبہ؟ پاکستان جانے کا یہ جو ٹرپ تھا میرے لیے بہت ہی کیئرلیس آ کے منفرد رہا، وہ اس لیے کیونکہ میں لاہور سے بابو سر ٹاپ تک ڈرائیو کر کے گئی، جہاں پہ پھر آپ KPK سے گلگت بلتستان میں انٹر ہوتے ہیں۔ وہ خوبصورتی دیکھی پاکستان کی جو انسان کو بالکل سپیچ لیس کر دیتی ہے، لیکن ایک چیز جس نے دل کو بہت چھوا وہ تھے پاکستان کے محنت کش لوگ۔ مختلف صوبوں میں لوگ کتنی محنت سے کام کر رہے ہیں اپنے لیے دال روٹی کا انتظام کرنے کے لیے۔ That was just unbelievable. Well, I'm jealous of your trip and I'm definitely going to Babu Sir Top next time. Well, آپ کو بھی اور پاکستان میں ہمارے تمام ویورز کو جشن آزادی ایک مرتبہ پھر مبارک۔ یہ تھا ہمارا آج کا View 360۔ اور آپ نے پاکستان میں یوم آزادی کیسے منایا، اس کی تصاویر ٹویٹر اور انسٹاگرام پر آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ کل پھر اسی وقت اسی جگہ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Today's phrase is stop at nothing, from the movie The Jungle Book. This is the newest version of the story about a boy who lives with animals in the jungle. Watch for the phrase stop at nothing. He will stop at nothing until he has this boy. If anything happens to that kid, I'll never forgive myself.
So, what does that mean, stop at nothing? He will make a quick stop, or he will go until he gets what he wants. Listen again and see if you are correct. He will stop at nothing until he has this boy. If anything happens to that kid, I'll never forgive myself. Stop at nothing means he will go until he gets what he wants. In other words, nothing will slow him down or get in his way. The panther is saying the tiger will not stop until he captures the boy. Sometimes this can be said about people. So, what is it that you want? And that is English at the Movies. I'm Ann Ball. I think this is the beginning of a beautiful friendship. The problem is simple enough. How do you take dirty water like this and turn it into clean water like this at a cost very close to nothing? It's not easy. Globally, more than 750 million people don't have access to clean drinking water, and that number is surely headed up. The human population growth is growing in such a speed, and all the resources are strained. Chemist Ben Shao believes he can help. With support from the National Science Foundation, he and his team at Stony Brook University are hard at work on a new design in nanometer-scale water filters that could soon make clean drinking water affordable to even the poorest of the poor. In my mind, that human society is like a pyramid. So if we increase the cost of filtration, that means we can only serve the technology to the top 30–40% of the pyramid. If we can lower the cost of the filtration, we can lift the base of the pyramid. Traditional water filters are made of polymer membranes with tiny pores to filter out bacteria and viruses. Shao's filters are made of fibers that are all tangled up, and the pores are the natural gaps between the strands. Then an idea come to us that if we make the fiber size very, very small, in the range of submicrons or nanometers, then we can really filter out very small molecules. So the spinning speed is 40 millimeters per minute. The team's first success at making the new nanofilters uses a technique called electrospinning to produce nanofibers under an electrical field. Now they're looking to drive costs down even further by using biomass nanofibers extracted from trees, grasses, shrubs, even old paper. So this means that we don't have to build new polymer plants in sub-Saharan Africa or South America, that we can teach people how to make filters with their locally accessible and sustainable biomass or bio-waste, including newspapers or cardboard boxes. Shao says it will still be a few years before the biomass filters are ready for widespread use in developing countries. Pure drinking water is a basic human right. So the grand challenges for me is to make it much cheaper, much more affordable, so people live in the bottom of the human pyramid can also afford it. Using nanotechnology to bring clean water to the world. You might call this a trickle-down solution. For Science Nation, I'm Miles O'Brien.